एपिसोड 131 टू 140। अध्याय 131 मृत्यु का घेराव। 1। जियान चेन की घमंडी बातें सुनकर तियानिक्सियोन कबीले का युवा स्वामी हंसे बिना नहीं रह सका। उसने जियान चेन को मूर्ख समझकर घूरते हुए तिरस्कार से कहा, सिर्फ तुम अकेले? हम ठीक है, मैं खुद देख लेता हूं कि तुम इस जाल से बच पाते हो या नहीं। दिखाओ कि तुम अपनी क्षमताओं से तियानिक्सियोन कबीले के इन भाड़े के सैनिकों को कितना नुकसान पहुंचा सकते हो। युवा स्वामी अपने 700 से अधिक भाड़े के सैनिक लाया था, जिनमें से कम आधे महान संत स्तर के थे। लगभग 1 दर्जन संत गुरु भी थे, इसलिए उसे विश्वास नहीं था कि यह व्यक्ति उनसे बच पाएगा। जियान चेन के साथ इस तरह की अनावश्यक बातों में और समय बर्बाद न करते हुए युवा मालिक ने हाथ हिलाकर आदेश दिया, आगे बढ़ो। मैं इस अभिमानी लड़के को सबक सिखाना चाहता हूँ। युवा स्वामी के बगल में खड़े कुछ भाड़े के सैनिकों ने एक दूसरे को देखा। एक ने व्यंग्य करते हुए कहा, ये तो बस एक बच्चा है, हम सबको इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। तियानिक्सियोन के प्रतिनिधि भाड़े के सैनिकों में से एक की ओर मुड़ते हुए उसने आदेश दिया, तुम लोग उस बच्चे को यहाँ ले आओ। जी श्रीमान। उस आदमी के आदेशों का बिना किसी हिचकिचाहट के पालन करते हुए समूह तुरंत 10 मीटर आगे बढ़कर जियान चेन के पास पहुंचा। एक भाड़े के सैनिक ने ठंडी निगाहों से घूरते हुए गुर्राते हुए कहा, बच्चे, बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी होकर पकड़े जाओ और हमारे साथ तियानिक्सियोन कबीले में लौट चलो। इस तरह तुम्हें कम कष्ट सहना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें बहुत तकलीफ देने की गारंटी देता हूँ। जियान चेन ने अपना सिर ऊंचा किया और चुनौती भरे अंदाज में अपनी मूल स्थिति में खड़ा रहा। यह उसकी क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर था और चांदी की प्रकाश पवन तलवार धीरे धीरे उसके हाथ में प्रकट हो गई। उसी क्षण जियान चेन के चारों ओर की आभा पूरी तरह बदल गई। तियानिक्सियोन कबीले के सभी लोग जियान चेन की हरकतों के आधार पर समझ सकते थे कि वह क्या करने की योजना बना रहा है। आक्रमण करना। पहले बोलने वाले व्यक्ति ने चीख मारी, जिससे भाड़े के सैनिकों के समूह ने अपने पवित्र हथियारों को बुलाते हुए जियान चेन की ओर धावा बोल दिया। जियान चेन के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। जियान चेन, जो संत मास्टर स्तर के विशेषज्ञों को भी मार सकता था, के लिए ये साधारण संत उपयोगकर्ता देखने लायक भी नहीं थे। जैसे ही कई लोग जियान चेन के पास पहुंचे, लाइट विंड स्वॉर्ड अचानक एक धुंधली मृग तृष्णा में बदल गई और तेजी से कई प्रेत तलवारों के रूप में प्रकट हुई। उसी समय हमलावर चीखते हुए रुक गए क्योंकि उनके गले से खून की बूंदें बहने लगीं। फिर धीरे धीरे खून के हल्के निशान दिखाई देने लगे और अंत में उनके कपड़े खूनी लाल रंग से रंग गए क्योंकि यह अचानक उनके गले से फूट पड़ा। अंत में सभी लोग एक साथ गिर पड़े। युवा स्वामी के पास खड़े कुछ भाड़े के सैनिकों के चेहरे के भाव एक साथ बदल गए और उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। वे अपने प्रतिद्वंद्वी की आंखों में दिख रही दृष्टि से समझ गए कि वह बेहद गंभीर था। मारे गए सैनिक संत स्तर के सैनिक थे, जिन्हें जियान चेन की ताकत का जायजा लेने के लिए भेजा गया था। किसी को भी उनकी मृत्यु पर अफसोस नहीं हुआ। हालांकि जब उन्होंने जियान चेन द्वारा लोगों को मारने की तकनीक देखी तो उनके दिल बैठ गए। उस क्षण वे केवल उसकी तलवार की धुंधली छवि ही देख पाए। जियान चेन की गति इतनी तीव्र थी कि वे उसे अपनी दृष्टि से मुश्किल से ही देख पा रहे थे। पलक झपकते ही जियान चेन ने तियानिक्सियोन कबीले के भाड़े के सैनिकों के एक समूह को मार गिराया और तुरंत ही वहां मौजूद सभी पर अपना दबदबा कायम कर लिया। हालांकि रेस्तरां लोगों से खचाखच भरा हुआ था, फिर भी वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। तियानिक्सियोन कबीले के भाड़े के सैनिक जियान चेन को हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जियान चेन जैसा युवा व्यक्ति उनके कबीले के इतने सारे लोगों से इतनी आसानी से लड़ सकता है। उसने तो तियानिक्सियोन कबीले के सामने ही भाड़े के सैनिकों को मारने की हिम्मत भी कर ली थी। ये वाकई चौंकाने वाला और अप्रत्याशित था। तियानिक्सियोन कबीले ने 1 दर्जन से अधिक वर्षों तक वेक सिटी पर अपना प्रभुत्व जमाए रखा था। हालांकि उनका कई भाड़े के सैनिकों से टकराव हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी जियान चेन की उम्र के किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ाई नहीं की थी जिसने अकेले लड़ने का साहस किया हो। वेक सिटी के पूरे इतिहास में यह एक अभूतपूर्व घटना थी। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद युवा स्वामी के बगल में खड़े सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, प्रिय साथी, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से आए हो या किस शिक्षक के अधीन शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, लेकिन तुम्हें तियानिक्सियोन वंश का विरोध क्यों करना चाहिए? इतनी कम उम्र में जियान चेन की ताकत का प्रदर्शन ये साबित करता था कि वह एक उच्च कोटि का विशेषज्ञ है और तियानिक्सियोन कबीले के विशेषज्ञ यह अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे थे कि उसे कौन समर्थन दे रहा है। वे सभी इस बात से भयभीत थे कि जियान चेन को किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन प्राप्त है जिसे वे नाराज नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो तियानिक्सियोन कबीले के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। संभव था कि इतने लंबे समय तक वेक सिटी पर राज करने वाला तियानिक्सियोन कबीला यूं ही समाप्त हो जाए। यह ऐसा परिणाम नहीं था जिसे उनमें से कोई भी देखना चाहता था। हालांकि ये भाड़े के सैनिक तियानिक्सियोन कबीले द्वारा नियुक्त किए गए थे और वास्तव में उनसे संबद्ध नहीं थे, फिर भी उनके साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं किया गया था। इतने लंबे समय तक कबीले के लिए काम करने के बाद भाड़े के सैनिकों के मन में कबीले के प्रति कुछ भावनाएं विकसित हो गई थीं और उनमें से कोई भी इतने छोटे से मामले पर कबीले को विलुप्त होते देखना नहीं चाहता था। जियान चेन ने व्यंग्य किया। अपने पिछले लोक में एक यात्री के रूप में अपने अनुभव के कारण उसने तुरंत अनुमान लगा लिया था कि वह व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। मैं अकेला यात्री हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक मेरे गुरु की बात है, मुझे माफ़ करना, लेकिन आज तक मेरा कोई गुरु नहीं रहा। और अंत में आपके तियानिक्सियोन कबीले ने ही मुझे पहले उकसाया था, कब से यह बात बदल गई कि मैं ही झगड़ा शुरू करने वाला बन गया। जियान चेन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। ये सुनकर कुछ अधेड़ उम्र के लोगों ने तुरंत राहत की सांस ली। इसके बाद पहले बोलने वाले व्यक्ति ने आगे कहा, तो बेहतर होगा कि तुम हमारे साथ तियानिक्सियोन कबीले में वापस आ जाओ, अन्यथा हम तुम्हारे प्रति जरा भी दया नहीं दिखाएंगे। अगर तुम यहाँ से एक हाथ या एक पैर खोकर निकले तो ये बहुत बुरा होगा। जियान चेन को भाड़े के सैनिकों के समूह को आसानी से परास्त करते देख इन लोगों में उससे लड़ने की कोई प्रबल इच्छा नहीं बची थी।
हालांकि उन्हें विश्वास था कि वे जियान चेन को पकड़ लेंगे, लेकिन उसकी तलवार की बिजली जैसी तेज गति से वे भयभीत थे। अगर उन्हें चोट लग जाती तो उनका लाभ उनकी कमाई से कहीं अधिक हो जाता। अगर वे बिना ज़्यादा मेहनत किए जियान चेन को पकड़ लेते तो वे अत्यंत प्रसन्न होते। सपने देखो, जियान चेन ने ताना मारा। उसका दाहिना हाथ कांप रहा था और हल्की हवा की तलवार तेजी से हवा में लहराई उसकी नोक लोगों के समूह की ओर बढ़ी। तलवार की ऊर्जा ने एक बार फिर तलवार को घेर लिया और जियान चेन ने कहा, बकवास कम करो, अगर कुछ करना है तो जल्दी करो। जियान चेन की उकसाहट ने पूरे त्यानिक्सियोन कबीले को क्रोधित कर दिया। युवा स्वामी का धैर्य तो कब का टूट चुका था। उसने तुरंत हाथ हिलाते हुए दहाड़ लगाई, तुम लोग यूं ही क्यों खड़े हो, जल्दी करो और उसे पकड़ो। हालांकि युवा स्वामी के बगल में खड़े लोगों का ये समूह निम्न स्थिति या पद का नहीं था, फिर भी यह स्पष्ट था कि उनकी रीढ़ की हड्डी त्यानिक्सियोन कबीले का युवा स्वामी ही था। उनके मुंह से शब्द निकलते ही लोगों का ये समूह आगे बढ़ने लगा। अध्याय 132 मृत्यु घेराबंदी 2। जियान चेन की आंखों में एक प्रचंड घातक आभा कौंध गई। त्यानिक्सियोन कबीले के और आगे बढ़ने का इंतजार किए बिना उसने अपनी तलवार उठाकर हमला कर दिया। लगभग अदृश्य गति से प्रकाश पवन तलवार जियान चेन की ओर बढ़ती तलवारों पर झपटी। इतनी तेज तलवार के सामने समूह के सबसे बलवान लोग भी अपना बचाव ठीक से नहीं कर पाए। तलवार के नीचे की ओर वार करते ही भाड़े के सैनिक तुरंत जमीन पर गिर पड़े। उनके गले से खून की एक पतली धार चुपचाप बह निकली और जमीन को चमकीले लाल रंग से रंग दिया। लेकिन त्यानिक्सियोन कबीले के लोग 100 से अधिक थे, इसलिए इतने कम लोगों की मौत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। एक और समूह उग्र रूप से जियान चेन की ओर बढ़ने लगा। उनकी भगदड़ की आवाजें इतनी तेज थीं कि गूंज उठ रही थीं। मौत से बेखबर लोगों के उस समूह को आगे बढ़ते देख जियान चेन की निगाहें और भी कठोर हो गईं। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी तलवार के वार की गति बढ़ा दी और हर भाड़े के सैनिक के गले में तलवार घुस गई। उनके मन में यह बात पक्की थी कि यह एक घातक प्रहार है और जियान चेन के दिल में जरा भी दया नहीं बची थी। हालांकि जियान चेन जानता था कि त्यानिक्सियोन कबीला वेक सिटी का एक प्रमुख कबीला है, फिर भी उसे इस तरह की बातों से जरा भी डर नहीं था। अब जब वह फिर से अकेला था तो उसके पीछे कोई ऐसा नहीं था जिसकी उसे चिंता करनी पड़े, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। जियान चेन का छोटा सा शरीर लगातार हमलावरों के बीच से निकलता जा रहा था और उसकी हल्की हवा वाली तलवार लगातार चमक रही थी। तलवार के हर वार से कोई न कोई गिर पड़ता था और उसकी प्रचंड युद्ध शक्ति के कारण पूरा रेस्तरां अफरा तफरी का मैदान बन गया था। पहले करीने से सजी कुर्सियां और मेजें अब इधर उधर बिखरी पड़ी थीं और खाने की खुशबूदार थालियां टूटकर जमीन पर गिर पड़ी थीं। दानव की तरह फुर्ती से जियान चेन ने एक के बाद एक भाड़े के सैनिकों को मार गिराया। कुछ ही सेकंडों में 10 और भाड़े के सैनिक ढेर हो गए और फिर कभी उठ नहीं पाए। ऐसा लग रहा था मानो जियान चेन की पीठ पर भी आंखें हों जो युद्ध के मैदान पर सब कुछ देख सकती हों। हर बार जब कोई भाड़े का सैनिक अपना पवित्र हथियार चलाता, जियान चेन बड़ी मुश्किल से खतरे से बच निकलता। वह अकेला दर्जनों लोगों का सामना कर रहा था, लेकिन काफी देर तक लड़ने के बाद भी उसे कोई चोट नहीं आई थी। भाड़े के सैनिकों ने उस पर वार करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जियान चेन के कपड़ों पर जरा सा भी निशान नहीं पड़ा। अपने भाड़े के सैनिकों को एक एक करके जमीन पर गिरते देख जियान चेन को जरा भी चोट नहीं आई। त्यानिक्सियोन कबीले के युवा सरदार ने असंतोष से मुंह बनाया और बड़बड़ाते हुए कहा, ये टोली बेकार है, बिल्कुल बेकार। यहाँ सब निकम्मे हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता ने इतने निकम्मे लोगों को पाला है कि उनमें से एक दर्जन भी एक को पकड़ नहीं सकते। उसने अपना सिर हिलाया और बगल में खड़े आदमी की ओर मुड़कर चिल्लाया, तुम और तुम्हारे आदमी यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी करो और इसे पकड़ो। एक बार जब इसे त्यानिक्सियोन कबीले में वापस ले जाया जाएगा तो मैं इसे अपनी ताकत दिखाऊंगा। जिसने भी मेरा अपमान किया है वह कभी बच नहीं पाया, वह भी अपवाद नहीं होगा। जिस समूह पर युवा स्वामी ने चिल्लाया था वे सभी सबसे शक्तिशाली भाड़े के सैनिक थे। अपनी प्रतिष्ठा के कारण त्यानिक्सियोन कबीले में भी उनका बहुत सम्मान होता होगा। युवा स्वामी द्वारा चिल्लाए जाने पर उन्हें अपमानित महसूस करना स्वाभाविक था, जिससे वे नाराज हो गए। दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे को देखा, फिर उनमें से एक बोला, यद्यपि यह व्यक्ति युवा है पर असाधारण रूप से शक्तिशाली है। उसकी चाल और तलवार की गति अतुलनीय है। अगर हम भी उसके सामने होते तो हमें भी मुश्किल होती। इसके अलावा अब तक उसके सभी तलवार के वार घातक रहे हैं। अगर भाड़े के सैनिक गले में तलवार लगने से नहीं मरे तो दिल में तलवार लगने से मरे होंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। अभी उससे सीधे मुकाबला करना नासमझी होगी और हम घायल भी हो सकते हैं। फिलहाल बेहतर यही होगा कि हम कुछ लोगों को बुला लें ताकि वह अपनी सारी संशक्ति उन पर खर्च कर दे। जैसे ही वह अपनी सारी संशक्ति खर्च कर देगा हम हमला करेंगे और आसानी से जीत जाएंगे। बुरा नहीं है, मुझे ये सुझाव पसंद आया। उस आदमी के सुझाव को बाकी भाड़े के सैनिकों ने तुरंत मान लिया। हालांकि इससे त्यानिक्सियोन कबीले में हताहतों की संख्या बढ़ जाती, लेकिन इसकी जिम्मेदारी युवा स्वामी पर ही पड़ती, भाड़े के सैनिकों पर नहीं। और चूंकि इस दूसरी पीढ़ी के स्वामी को उनकी जरा भी परवाह नहीं थी, इसलिए वे उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार नहीं थे। अगर इसका मतलब अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान कुर्बान करना होता तो वे ऐसा करने को भी तैयार थे। इसके बाद भाड़े के सैनिकों का एक और दस्ता जियान चेन को मारने के लिए रेस्तरां में घुस गया। इस समूह के लोग महान संत स्तर के थे, इसलिए वे पिछले समूह की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। जियान चेन ने तुरंत महान संतों के साथ भयंकर युद्ध छेड़ दिया। पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली समूह के विरुद्ध जियान चेन पर दबाव बहुत बढ़ गया था। अब वह पहले की तरह आसानी से नहीं लड़ पाएगा। जैसे जैसे लड़ाई और तेज होती गई, पूरा रेस्टोरेंट और भी ज्यादा बर्बाद हो गया। चारों ओर की दीवारों में छेद हो गए थे, जिससे पूरा रेस्टोरेंट गिरने की कगार पर आ गया था। रेस्तरां के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी और वे अंदर हो रही लड़ाई के बारे में बड़े चाव से गपशप कर रहे थे।
रेस्टोरेंट के अंदर चांदी की एक तेज चमक के साथ जियान चेन ने एक महान संत के दिल में वार किया, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। उसने उस व्यक्ति की छाती पर पैर रखकर उसके शरीर को पीछे की ओर उछाल दिया, जिससे रेस्तरां की दीवारों में एक और छेद हो गया और फिर शरीर बाहर उड़ गया। रेस्तरां एक बार फिर जोर से हिल उठा। हर बार का झटका पिछले झटके से ज्यादा तेज था। अंत में लकड़ी के टूटने की तेज आवाज सुनाई दी, क्योंकि वह एक बार फिर कांप उठा। जियान चेन ने रेस्तरां के हिलते हुए खंभों को देखते हुए 3 पवित्र हथियारों की तलवारों से फुर्ती से खुद को बचाया। बिना किसी झिझक के उसने भाड़े के सैनिकों को धक्का देकर नए बने छेद से बाहर निकलकर सड़कों पर छलांग लगा दी। उसका पीछा करो, उसे भागने मत दो। जैसे ही उसने जियान चेन को रेस्तरां से निकलते देखा, युवा मालिक ने भाड़े के सैनिकों से चिल्लाकर उसका पीछा करने को कहा। जब युवा मालिक ने बोलना शुरू किया तो उसके बगल में खड़े भाड़े के सैनिकों के समूह ने भी चिल्लाकर कहा, अच्छा नहीं है, रेस्तरां गिरने वाला है, युवा मालिक को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। तभी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने युवा मालिक को कंधों से पकड़कर धंधे हुए रेस्तरां के रास्ते से बाहर खींच लिया। बाकी सभी लोग भी उसके पीछे पीछे आ गए। जैसे ही समूह रेस्तरां से बाहर भागा, पूरा रेस्तरां ढह गया। उसी क्षण जो भाड़े के सैनिक समय पर नहीं पहुंच पाए, वे दब गए। इसके कुछ ही समय बाद त्यानिक्सियोन कबीले के युवा स्वामी की ओर चांदी की एक किरण उड़ती हुई आई। अध्याय 134 त्यानिक्सियोन वंश का प्रकोप। ये भांपते हुए कि जियान चेन भागने की योजना बना रहा है, शेष संत गुरुओं में से एक ने तुरंत चिल्लाकर कहा, उसे जल्दी रोको, उसे भागने मत दो। संत गुरुओं और जियान चेन को घेरे हुए सतर्क भाड़े के सैनिकों ने तुरंत जियान चेन को रोकने के लिए वीरतापूर्वक आगे बढ़कर हमला किया। उनके हाथों में मौजूद संत हथियार तुरंत जियान चेन की ओर बढ़े और जियान चेन की असाधारण शक्ति को जानते हुए भी उसे रोकने के लिए आगे आए सैनिक जरा भी भयभीत नहीं हुए। जियान चेन के पैर थोड़े धुंधले हो गए, जिससे वह अपने मूल मार्ग से भटककर एक तरफ गिर गया। असंख्य संत हथियारों से बचते हुए उसका दाहिना हाथ कांप रहा था और उसकी हल्की हवा की तलवार चारों ओर बेतहाशा लहरा रही थी। एक एक करके उसे रोकने की कोशिश करने वाले भाड़े के सैनिक जमीन पर गिर पड़े। संत या महान संत जियान चेन के गहन चरणों के प्रयोग का सामना कैसे कर सकते थे? घायल होने और अपनी युद्ध क्षमता कम होने के बावजूद अगर जियान चेन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करे तो भी इन भाड़े के सैनिकों के पास कोई मौका नहीं होगा। भाड़े के सैनिकों को बिजली की गति से मारने के बाद जियान चेन ने बिना किसी झिझक के अपने शरीर को मोड़ा और भाड़े के सैनिकों से दूर भागने लगा, मानो उस पर किसी राक्षस का साया हो। जो लोग लड़ाई देख रहे थे, उन्होंने जैसे ही जियान चेन को अपनी ओर आते देखा, तुरंत रास्ता छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था मानो वे जियान चेन के रास्ते में आने से डर रहे हों और उनका भी वही हाल हो जो त्यानिक्सियोन कबीले के सदस्यों का हुआ था। जियान चेन ने अकेले ही त्यानिक्सियोन कबीले से लड़ाई लड़ी थी और कुछ उच्च कोटि के विशेषज्ञों, यहाँ तक कि 2 शिखर संत गुरुओं को भी मार गिराया था। फिर भी वह त्यानिक्सियोन कबीले से बिल्कुल नहीं डरा था। यहाँ तक कि कबीले के युवा स्वामी को मार डालने से ही भाड़े के सैनिक इतने भयभीत हो गए थे कि वे उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करते थे। वास्तव में कुछ लोग तो उसे एक महान संत गुरु के समान शक्ति वाला व्यक्ति मानने लगे थे। भाड़े के सैनिकों के एक बड़े समूह में भी इस प्रकार का व्यक्ति दुर्लभ था। जियान चेन असाधारण गति से आगे बढ़ रहा था। पलक झपकते ही वह उसे देख रहे भाड़े के सैनिकों के समूह से 30 मीटर दूर पहुंच गया। उस समय की कमी के कारण उसे देख रहे भाड़े के सैनिक उसके लिए रास्ता बनाने में तेजी नहीं दिखा पाए। जैसे ही जियान चेन भाड़े के सैनिकों के समूह के पास पहुंचने ही वाला था, अचानक उसके दोनों पैर जमीन पर जोर से पड़े, जिससे उसका पूरा शरीर हवा में उछल गया। उसके पैर अभी भी दौड़ने की मुद्रा में थे। उसकी छलांग में इतनी जबरदस्त ताकत थी कि वह भाड़े के सैनिकों से 10 मीटर दूर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही जियान चेन एक बार फिर उनसे दूर भागने लगा। उसके पीछे जाओ, जल्दी करो और उसका पीछा करो, उसे भागने मत दो, उसे जल्दी पकड़ो, वह शहर से भागने की कोशिश कर रहा है। कोई शहर के सैन्य अधिकारियों को संदेश भेजकर द्वार बंद करवा दे। पीछे से भाड़े के सैनिक कान फाड़ देने वाली आवाज़ों के साथ हमला करते हुए आगे बढ़े, जिससे भयंकर क्रोध और अधीरता की चीखें सुनाई दीं। कुछ संत गुरुओं ने जियान चेन की हरकतों का अनुसरण किया और दर्शकों के ऊपर से छलांग लगाते हुए तेजी से गलियों में गायब हो गए। महान संत और संत स्तर के भाड़े के सैनिक भी तेजी से उनके पीछे पीछे चले गए। गर्जन, उनके सड़क पर कदम रखते ही कुछ ही देर बाद पीछे से एक जादुई राक्षस की भयानक दहाड़ सुनाई दी। उस दहाड़ से पूरी सड़क हिल उठी, मानो भूकंप आ गया हो। आसपास खड़े भाड़े के सैनिक अचानक रास्ता खाली कर दिया, क्योंकि बैल जैसे दिखने वाला एक जादुई जानवर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। उस जादुई जानवर पर सोने की कढ़ाई वाला चोला पहने एक हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी सवार था। देखने में वह लगभग 50 वर्ष का लग रहा था और उसके गंभीर चेहरे ने उसे और भी प्रभावशाली बना दिया था। उसकी आंखें रात के अंधेरे जैसी काली थीं और उनमें एक ठंडी चमक थी, जिसके कारण कई कमजोर भाड़े के सैनिक उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वेक सिटी जैसे दूरस्थ शहर में जादुई जानवरों की सवारी करने की क्षमता रखने वाले लोग बहुत कम ही देखने को मिलते थे। हालांकि एक बात निश्चित थी, यदि जादुई जानवर की सवारी करने वाला व्यक्ति उच्च स्तर का विशेषज्ञ नहीं था तो वह किसी कुलीन परिवार का सदस्य होता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आमतौर पर केवल इन्हीं 2 प्रकार के लोग जादुई जानवरों को सवारी के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। मध्यम आयु वर्ग के जादुई पशु सवार के पीछे लगभग 50 लोगों का एक समूह चल रहा था। प्रत्येक सदस्य एक व्यवस्थित गठन में गंभीर भाव के साथ खड़ा था और वे अच्छी तरह से प्रशिक्षित सैनिकों की तरह दिख रहे थे। जैसे ही अधेड़ उम्र का वह आदमी नजर आया, सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। पूरा इलाका अजीब सी खामोशी में डूब गया। लेकिन कुछ ही देर बाद वहां मौजूद भाड़े के सैनिक आपस में बातचीत करने लगे। क्या ये त्यानिक्सियोन कबीले का मुखिया त्यानिक्सियोन ली नहीं है? मुझे नहीं लगा था कि वह इतनी जल्दी आ जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि त्यानिक्सियोन वंश न केवल वेक सिटी का सबसे शक्तिशाली वंश है, बल्कि वंश का मुखिया भी अत्यंत शक्तिशाली है।
वह मध्य महान संत गुरु स्तर तक पहुंच चुका है और उसके पास पृथ्वी तत्व की संत शक्ति पर आधारित रक्षा तंत्र भी है। वेक सिटी में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो त्यानिक्सियोंग वंश के त्यानिक्सियोंग ली का मुकाबला कर सकते हैं। त्यानिक्सियोंग कुल के युवा स्वामी त्यानिक्सियोंग ली की वर्षों की मेहनत का फल हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किलों से अपने बेटे का पालन पोषण किया, यहाँ तक कि यह भी कहा जा सकता है कि उसे जन्म देना ही उनके लिए बहुत कठिन था। युवा स्वामी के जन्म से ही त्यानिक्सियोंग ली ने उन्हें एक अनमोल खजाने की तरह पाला पोसा था। पता नहीं त्यानिक्सियोंग ली को अपने बेटे की हत्या की खबर सुनकर कितना गुस्सा आएगा। उनका बेटा ही त्यानिक्सियोंग कुल की विरासत को आगे बढ़ाने का एकमात्र उम्मीदवार था। जादुई जानवर पर बैठा त्यानिक्सियोंग ली नीचे मौजूद भाड़े के सैनिकों को ठंडी निगाहों से घूर रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र जमीन पर पड़े सफ़ेद वस्त्रधारी युवक पर पड़ी, उसकी आंखें अचानक सख्त हो गईं और उसके अंदर से तीव्र हत्या का भाव उमड़ आया। उसका चेहरा लाल होने लगा, उसकी सांसें भी तेज हो गईं और उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव आ गए। कांगे, त्यानिक्सियोंग ली ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। अपने वाहन से कूदकर वह चौड़ी आंखों से अपने बेटे के पास दौड़ा। जमीन पर पड़े उस जाने पहचाने चेहरे को देखकर त्यानिक्सियोंग ली का चेहरा सदमे से पीला पड़ गया। कांगे, त्यानिक्सियोंग ली ने पीड़ा से कराहते हुए युवक के कंधे को दोनों हाथों से हिलाया। उसके ठंडे शरीर को छूते ही त्यानिक्सियोंग ली का दिल चकनाचूर हो गया। अपने व्यापक अनुभव से वह जानता था कि इस व्यक्ति की सांसें रुक चुकी हैं और उसकी मृत्यु हो चुकी है। कांगे, त्यानिक्सियोंग ली शोक में लगातार रोता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके साफ आंसू धीरे धीरे उसके बेटे के स्थिर चेहरे पर बहते हुए अंततः जमीन पर गिरे और बिखर गए। त्यानिक्सियोंग ली का इकलौता वारिस था। शरीर में लगी चोट के कारण वह लंबे समय से संतानोत्पत्ति के लिए असमर्थ था। लेकिन ये बच्चा उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी और वह हमेशा से अपने इस बेटे को बहुत प्यार करता था। चूंकि उसके लिए संतानोत्पत्ति संभव नहीं थी, इसलिए त्यानिक्सियोंग कांग कुल का लाडला था। लेकिन अब जब त्यानिक्सियोंग ली का गौरव और आनंद अचानक छिन गया तो उसका दिल इस कदर टूट गया कि उसे शब्दों में बयान करना असंभव था। त्यानिक्सियोंग ली देखने में लगभग 40 से 50 वर्ष के लगते थे, लेकिन ये तियान युआन महाद्वीप के लोगों की सामान्य जीवन प्रत्याशा और उनकी साधना के कारण था। वास्तव में वे 70 वर्ष से अधिक आयु के थे और जीवन में पहले लगी चोटों के कारण वे संतान उत्पन्न करने में पूरी तरह असमर्थ थे। मेरी कांगेर का हत्यारा कौन था? चाहे जो भी हो, मैं त्यानिक्सियोंग ली उसके शरीर के 1000 टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अध्याय 135। वेक शहर से पलायन। वेक सिटी भले ही कम स्थायी निवासियों वाला एक तृतीय श्रेणी का शहर रहा हो, लेकिन जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला से इसकी निकटता और उसके आसपास की उपजाऊ भूमि की प्रचुरता के कारण शहर में आने जाने वाले लोगों की संख्या लगातार उच्च बनी रहती थी। वेक सिटी की सड़कों पर अनगिनत व्यापारी और फेरी वाले अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दुकानों में लगभग हर तरह का सामान मिलता था, लेकिन सभी दुकानों में रेस्तरां का दबदबा था। भाड़े के सैनिक और व्यापारी काफिले सड़कों पर लगातार घूमते हुए आपस में गपशप कर रहे थे। सड़कों का शोरगुल इस बात का स्पष्ट संकेत था कि वेक सिटी तरक्की कर रहा था। हालांकि उसी क्षण उन्हीं गलियों में भारी हलचल मच गई। सभी की निगाहों में खून से लथपथ कपड़ों में एक युवक तेज गति से उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। गली में मौजूद कई लोगों ने उस युवक को देखा और सबने उसकी ओर इशारा करते हुए आपस में बातचीत शुरू कर दी। जो भी उस व्यक्ति को ब्लॉक करेगा उसे त्यानिक्सियोंग कबीले द्वारा भारी इनाम दिया जाएगा। उसी समय पीछे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। कुछ और अस्त व्यस्त हालत में लोग पीछे से दौड़ते हुए निकले और उतनी ही तेजी से उस युवक का पीछा करने लगे। त्यानिक्सियोंग वंश, वे त्यानिक्सियोंग वंश से हैं। त्यानिक्सियोंग कबीला वेक शहर का नंबर 1 कबीला है। मैं उस व्यक्ति को उकसाने की हिम्मत नहीं करूंगा जिसने त्यानिक्सियोंग कबीले के खिलाफ अपराध किया हो। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बातें सुनकर कई भाड़े के सैनिक आपस में फुसफुसाने लगे। हालांकि किसी ने भी उस युवक का पीछा करने और उसका रास्ता रोकने का फैसला नहीं किया। वह युवक जियान चेन था, जिसने त्यानिक्सियोंग कबीले के युवा स्वामी के साथ साथ उनसे जुड़े कुछ अन्य भाड़े के सैनिकों को आसानी से मार डाला था। जियान चेन शहर के द्वार की ओर तेजी से बढ़ा। जब भी उसे कोई बाधा दिखाई देती, वह अत्यंत गति से उसके ऊपर से उड़ जाता। इसके बावजूद कुछ संत गुरु उसका पीछा कर रहे थे। हालांकि जियान चेन के गहन चरणों के उपयोग ने उसे लाभ पहुंचाया था, इसलिए भले ही वे अधेड़ उम्र के व्यक्ति उससे अधिक शक्तिशाली थे, वे उसे पकड़ नहीं पाए। उसे हराने के लिए उन्हें कम से कम महान संत स्तर का होना और वायु तत्व से युक्त संत शक्ति की आवश्यकता होगी। अन्यथा उनकी गति जियान चेन के स्तर के साथ मुश्किल से ही तालमेल बिठा पा रही थी। साथ ही वे बाधाओं को उतनी आसानी से पार नहीं कर पा रहे थे जितनी आसानी से जियान चेन ने किया था। तीसरे दर्जे का शहर होने के बावजूद वेक शहर का क्षेत्रफल बहुत विशाल था। जियान चेन चाहे जितनी भी तेजी से हो सके शहर के द्वार तक पहुंच जाए, इसमें कम से कम उतना समय तो लगेगा जितना एक मोमबत्ती को जलने में लगता है। Having put all his effort into running away, Jian Chen was now breathing quite hard. He had previously just engaged in a fierce battle that consumed quite a bit of his sane force, and now he was even injured. The burden that he felt from running with all his might under his current condition was extremely great. In addition, his body was feeling the intense pain from his wounds every time he moved, so Jian Chen's nerves were being put to the severe test. Up ahead, the gigantic and majestic towers of the city gates blurrily came into view, along with the soldiers on it. Right now, Jian Chen was about 5 kilometers away from the city gates, while the Saint Masters behind him were about 50 meters away from him. Seeing the city gates get closer and closer, Jian Chen's heart couldn't help but relax a bit, although his speed didn't lessen. Jian Chen was aware that with his current strength, there was no way for him to go against the Taiyangshing clan, which had an enormous influence over Wake City. Right now, all Jian Chen wanted to do was to escape from Wake City. That way, the amount of danger would decrease drastically. Roar! At this moment, the angry roar of a magical beast came from behind Jian Chen.
As the roar dissipated, another angry shout followed soon after. Tiang Xinglai will heavily reward whoever catches that man. Hearing the sounds coming from behind, Jian Chen's face changed slightly. Based on the voice, he could determine how strong the person was, and this was someone he couldn't afford to fight against. Tiang Xinglai, I presume that's someone else from the Tiangxing clan. Jian Chen thought to himself secretly. Increasing his speed, Jian Chen began to run even faster. The merchants and mercenaries that had heard the angry roar of Tiang Xinglai looked stunned. Tiang Xinglai, isn't that the current leader of the number 1 clan in Wake City? To offend a member of the Tiangxing clan and then be chased by them, means that they must be a strong person then. Forget it, I've only just reached the Great Saint level, it's best not to get involved. The Tiangxing clan is the strongest within the city. If I were to help stop this person, then Tiangxing Lai would definitely reward me handsomely. Perhaps I can even become a friend of the Tiangxing clan. Something like this would be very fortuitous for me. A few of the mercenaries who were familiar with the power structure in Wake City began to talk about the status of Tiangxing Lai. As they talked to each other, a few of the stronger men had started to weigh the benefits of helping out. It was obvious that Tiangxing Lai had quite an amount of prestige in Wake City. The moment he spoke out, many mercenaries had immediately been influenced. Seeing Jian Chen come running toward them, many of the mercenaries had already brought out their saint weapons and walked out to block Jian Chen's path. जैसे ही एक भाड़े का सैनिक आगे बढ़ा, बाकी सभी भाड़े के सैनिक भी उसके पीछे पीछे चल दिए और जियान चेन का रास्ता रोक दिया। ये लोग स्पष्ट रूप से त्यानिक्सियोंगली द्वारा घोषित किए गए आकर्षक इनाम से आकर्षित हुए थे। आखिरकार त्यानिक्सियोन कबीला नाम से जितना शक्तिशाली था, वास्तविकता में भी उतना ही शक्तिशाली था। आगे बढ़ते लोगों के समूह को देखकर जियान चेन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया, लेकिन चूंकि वह इतनी तेजी से जा रहा था, इसलिए वह 5 सेकंड से भी कम समय में उनके ठीक बगल में पहुंच गया। जैसे ही जियान चेन संपर्क करने ही वाला था, भाड़े के सैनिकों ने अपने पवित्र हथियार निकाल लिए और उस पर हमला कर दिया। उनसे उलझने से बचने के लिए जियान चेन ने आते हुए समूह से बचने के लिए हवा में छलांग लगाई। एक दुकान की छत पर उतरते ही वह भीड़ के ऊपर से गायब हो गया। तुम कहाँ भागने की सोच रहे हो? तुरंत ही तेज प्रतिक्रिया समय वाले विशेषज्ञों का एक समूह उसके साथ ऊपर की ओर उड़ा और अपने पवित्र हथियारों से जियान चेन पर वार किया। जियान चेन के भीतर तीव्र घातक इरादे झलक रहे थे, तभी चांदी के रंग की प्रकाश पवन तलवार अचानक प्रकट हुई। उसने हाथ झटकते ही तलवार को अपने पीछा करने वालों की ओर तेजी से बढ़ा दिया। डिंग 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 डिंग, पवित्र हथियारों के आपस में टकराने की आवाज़ पूरे वातावरण में गूंज उठी और नीचे खून की बूंदें गिरने लगीं। जियान चेन का पीछा करने वाले कुछ भाड़े के सैनिक टूटी हुई पतंगों की तरह जमीन पर बेबस होकर गिर पड़े थे। उन्हें जमीन पर गिराने के बाद वे चुपचाप छटपटाने लगे, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। इसके बजाय उनके गले और सीने से खून की एक पतली धार नीचे जमीन पर बहने लगी। अध्याय 136, त्यानिक्सियोन कबीले का पीछा। जब जियान चेन हवा में था, तभी उसने पीछा कर रहे भाड़े के सैनिकों को झट से मार गिराया। शक्ति के इस अचानक प्रदर्शन ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जियान चेन भाड़े के सैनिकों को मार सकता है। इस घटनाक्रम के बाद कई भाड़े के सैनिकों ने जियान चेन को रोकने की अपनी मूल योजना को छोड़ दिया। हालांकि कई लोग त्यानिक्सियोंगली के भारी इनाम के वादे से आकर्षित हुए, लेकिन इनाम पाने के लिए जीवित रहना आवश्यक था। यदि वे अपनी जान गंवा देते तो इनाम मिलने पर भी वे उसका आनंद नहीं उठा पाते। अपने रास्ते में बाधा बन रहे भाड़े के सैनिकों को मारने के बाद जियान चेन आगे बढ़ता रहा। इमारतों से कूदकर वह शहर के द्वारों के करीब पहुंचने के लिए दौड़ पड़ा। जो कुछ अभी अभी हुआ था, उसे देखने के बाद अब कोई भी भाड़े का सैनिक उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसलिए काफी समय तक जियान चेन की शहर के द्वार तक की यात्रा बहुत सुगम रही। तुम बच नहीं पाओगे, चाहे तुम धरती के छोर तक भाग जाओ। मैं त्यानिक्सियोंगली कसम खाता हूं कि तुम्हारे शरीर के 1000 टुकड़े कर दूंगा। जियान चेन के पीछे से अपने जादुई पशु वाहन पर सवार त्यानिक्सियोन कबीले के मुखिया की ओर से एक क्रोधित दहाड़ सुनाई दी। वे इस समय पूरी गति से जियान चेन का पीछा कर रहे थे और शोर से यह स्पष्ट था कि जियान चेन को जान से मारने का त्यानिक्सियोंगली का दृढ़ संकल्प कितना प्रबल था। जियान चेन द्वारा त्यानिक्सियोन कांग की हत्या करना त्यानिक्सियोंगली के पूरे परिवार की हत्या के समान था। आखिरकार त्यानिक्सियोन कांग उनका इकलौता बेटा था और त्यानिक्सियोंगली का शरीर ऐसी स्थिति में था कि वह संतानोत्पत्ति करने की क्षमता खो चुका था। जियान चेन ने त्यानिक्सियोंगली की जानलेवा दहाड़ों को अनसुना कर दिया। वह बस जल्द से जल्द इस विशाल शहर से भाग निकलना चाहता था। पीछे से कदमों की आहट तेज होती जा रही थी और जियान चेन को एहसास हुआ कि ये किसी जादुई जानवर की आहट है जो उसकी गति से कहीं ज्यादा तेज है। 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। पब फ्यूचर एड्स। जियान चेन तेजी से शहर के द्वार की ओर बढ़ रहा था। अब वहां पहुंचने में केवल 2 किलोमीटर की दूरी बची थी। उसे शहर से बाहर जाने वाले विशाल द्वार दिखाई दे रहे थे, लेकिन ठीक उसके पीछे त्यानिक्सियोंगली अपने जादुई जानवर पर सवार होकर उससे मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर था। कमांडर हाडो, अगर आप इस द्वार को बंद करके इस व्यक्ति को रोकने में मदद कर सकते हैं तो मैं त्यानिक्सियोंगली आपका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। त्यानिक्सियोंगली की आवाज़ उसके पीछे से गरजती हुई बिजली की तरह सुनाई दी। देखते ही देखते वेक सिटी के द्वार बंद होने लगे। Seeing the city gates close, Jian Chen's face immediately fell. His eyes swept toward the gates 40 meters away as he let out a deep breath of air. The same force within his body began to circulate within his body, increasing his speed by some degree. At the same time, Jian Chen was employing the techniques he had learned from his past life. Both of his legs ran at such a fast speed that his feet looked as if they were gliding across the ground. For every 10 or 20 meters that he glided, his legs touched the ground once. In a flash, Jian Chen arrived at the foot of the city gates. Already, there was a large group of mercenaries congregating by the rapidly closing gates awaiting Jian Chen.
Quite a few of them were cursing Jian Chen. Jian Chen didn't bother to slow down at the sight of this. Instead, his legs disappeared in a blur as he ran another 30 meters before leaping at the city gates in preparation to climb it. Finally gathering his strength, Jian Chen's legs stamped onto the ground and began to scale the wall. The moment Jian Chen had started to climb the wall, the people below had immediately taken notice and began to chatter non-stop. In 2 breaths' time, Jian Chen had smoothly climbed up the 40-meter-tall city wall. Both of his legs stepped off of the wall without a hitch, and he flew over the heads of one of the guards on top of the wall before descending down the other side. It was going well for Jian Chen. On his way down the city wall, he met no obstructions. Even as he flew over the heads of the guards on top of the wall, they could only look at him with wide eyes. As Jian Chen climbed the city walls, Taiyang Xinglai, who was right behind, immediately jumped up onto the wall without his magical beast and started to scale it in the same manner as Jian Chen had. However, not only was the magical beast very heavy, it was not an expert in climbing, so it remained on the ground as Taiyang Xinglai stopped in his tracks, but didn't admit his violations, nor was he willing to go with the officials. After that, another group of 10 middle-aged men rushing over and looked at the city walls before climbing up the wall and running in the same direction as Jian Chen. These people were the Saint Masters of the Taiyang Xing clan. Open the gates. Just as these people flew out from the city, a deep sound came out from behind the gates. Soon after, the closed gates began to slowly creak open. On the wall stood 2 middle-aged men. One of them wore a long white robe, while the other wore black armor. At that moment, the 2 middle-aged men were looking at the group of people currently walking into the distance outside of the city at rapid speeds. When Jian Chen's group disappeared from their lines of sight, the middle-aged man wearing armor looked at the white-robed man next to him and asked, "Commander Hado, why didn't you hold him back?" सफेद वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, उसने त्यानिक्सियोन ली के इकलौते बेटे त्यानिक्सियोन कान को मार डाला और मुझे अभी तक उसे धन्यवाद देने का मौका भी नहीं मिला है। मैं उसे क्यों रोकूं? कवचधारी व्यक्ति थोड़ी देर के लिए रुका और ऐसा लगा जैसे उसे कुछ सूझा हो। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जिससे ऐसा लग रहा था मानो वह दूसरे के दुर्भाग्य में आनंद ले रहा हो। शहर के बाहर बुखार से व्याकुल जियान चेन ने पीछे मुड़कर त्यानिक्सियोन ली को देखा, जो उसका पीछा कर रहा था। त्यानिक्सियोन ली को देखकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। हालांकि जियान चेन ने अभी तक उससे लड़ाई नहीं की थी, लेकिन वह जानता था कि त्यानिक्सियोन ली उसका बराबर का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। अपने पीछे के क्षेत्र को देखते हुए जियान चेन कुछ देर सोचने के बाद निराशा में अपने होंठ चबाने लगा और फिर जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की दिशा में दौड़ने के लिए मुड़ गया। वह जानता था कि इस विशाल खुले मैदान में दृढ़ निश्चयी त्यानिक्सियोन ली से पीछा छुड़ाना उसके लिए नामुमकिन था। उसके पास एकमात्र उपाय था जादुई पशु पर्वत श्रृंखला की ओर भागना। वहां से वह घने जंगल और भूभाग का लाभ उठाकर उससे बच निकल सकता था। जियान चेन से अपनी दूरी को लगातार कम होते देख त्यानिक्सियोन ली की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने अपनी शक्तिशाली जानलेवा आभा को बिल्कुल भी नहीं छिपाया और गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। जियान चेन ने पीछे मुड़कर अपने आसपास का जायजा लिया। उसके और त्यानिक्सियोन ली के बीच लगभग 500 मीटर का फासला था। इस स्थिति को देखते हुए संभावना यही थी कि जादुई पशु पर्वत श्रृंखला तक पहुंचने से पहले ही त्यानिक्सियोन ली उसे पकड़ लेगा। जियान चेन कुछ देर हिचकिचाया, फिर दांत भींच लिए। अचानक उसके दाहिने हाथ में लाइट विंड स्वॉर्ड प्रकट हो गई। अगले ही पल जियान चेन का आगे बढ़ता हुआ शरीर अचानक रुक गया। फिर वह सहजता से त्यानिक्सियोन ली की ओर दौड़ पड़ा। महान संत गुरु, मैं वास्तव में ये देखना चाहता हूं कि आप कितने शक्तिशाली हैं। पब फ्यूचर एड्स। अध्याय 137। एक महान संत गुरु से युद्ध। जियान चेन को भागते हुए नहीं बल्कि स्वेच्छा से उसकी ओर बढ़ते हुए देखकर त्यानिक्सियोन ली ने भयंकर मुस्कान के साथ दहाड़ते हुए कहा, हाँ आओ, मैं तुम्हारे शरीर के हजारों टुकड़े कर दूंगा। नहीं, मरना तो बहुत हल्की सजा होगी। मैं तुम्हें ऐसी नरक जैसी जिंदगी दूंगा कि तुम मरना ही बेहतर समझोगे। ये कहते ही त्यानिक्सियोन ली के हाथ में अचानक एक विशाल कुल्हाड़ी प्रकट हो गई। ये कुल्हाड़ी बहुत बड़ी थी, त्यानिक्सियोन ली के लंबे और मजबूत शरीर से दोगुनी से भी ज्यादा। पूरी कुल्हाड़ी का रंग और चमक पीली मिट्टी जैसी थी और उसकी धार ठंडी डरावनी चमक से दमक रही थी। जियान चेन के हाथ में मौजूद लाइट विंड तलवार हवा को चीरते हुए त्यानिक्सियोन ली की ओर बढ़ी और एक हल्की हवा को चीर देने वाली आवाज पैदा की। हे! त्यानिक्सियोन ली ने जोरदार चीख मारी और उसके हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी अचानक पीली रोशनी से चमक उठी। फिर वह कान फाड़ देने वाली चीख के साथ जियान चेन की ओर नीचे की ओर झूली। ये सोचना कि यह पृथ्वी से जुड़ी एक संत शक्ति है। कुल्हाड़ी पर पीली चमक देखकर जियान चेन का गंभीर चेहरा और भी उतर गया। उसने तुरंत अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड को पीछे खींचकर त्यानिक्सियोन ली के हमले से खुद को बचाया। पलक झपकते ही वह त्यानिक्सियोन ली के बगल में प्रकट हुआ और उसकी लाइट विंड स्वॉर्ड उसकी कमर की ओर बढ़ गई। त्यानिक्सियोन ली ने व्यंग्य किया। उसने अचानक कुल्हाड़ी पकड़े हुए एक हाथ को छोड़ दिया और उसकी हथेली तुरंत पीले प्रकाश की एक परत से घिर गई। बस यूं ही वह जियान चेन की लाइट विंड स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। लाइट विंड स्वॉर्ड त्यानिक्सियोन ली के दाहिने हाथ में मजबूती से पकड़ी हुई थी और आश्चर्यजनक रूप से तलवार की तेज धार ने उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। जियान चेन की आंखों में हैरानी झलक रही थी। हालांकि उसने पृथ्वी तत्व वाले लोगों की असाधारण प्रतिभा, उनकी बेहद शक्तिशाली रक्षा शक्ति के बारे में बहुत पहले से सुना था, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि यह इतनी अधिक होगी। इसके बाद जियान चेन की आंखों में तीव्र चमक आ गई। अगले ही क्षण त्यानिक्सियोन ली के दाहिने हाथ में कसकर पकड़ी हुई प्रकाश पवन तलवार से अचानक शक्तिशाली तलवार ऊर्जा निकली। इस जोरदार हमले के कारण त्यानिक्सियोन ली के दाहिने हाथ के चारों ओर फैली पीली रोशनी की परत तेजी से हल्की हो गई, जिससे संकेत मिला कि वह धीरे धीरे क्षीण हो रही है। त्यानिक्सियोन ली ने तुरंत लाइट विंड स्वॉर्ड छोड़ दी।
जैसे ही उसका हाथ तलवार से हटा, उसके हाथ के चारों ओर फैली पीली चमक भी गायब हो गई। त्यानिक सियोंगली के हाथ पर पीले रंग का क्रॉस के आकार का घाव दिखाई दे रहा था और ताज़ा खून तेजी से उसकी पूरी हथेली पर फैल गया, जिससे वह गहरे लाल रंग की हो गई। त्यानिक सियोंगली की निगाहें एक पल के लिए भी जियान चेन से नहीं हटी, जो ठीक उसके सामने खड़ा था। जियान चेन पर ध्यान केंद्रित करते हुए त्यानिक सियोंगली ने गुस्से में गुर्राते हुए पूछा, बोलो, तुमने मेरी कांगेर को क्यों मारा? तुम्हें ये काम करने के लिए किसने नियुक्त किया था? त्यानिक सियोंगली से लगभग 10 फीट की दूरी देखकर जियान चेन ने अपनी तलवार थोड़ी नीचे की और ठंडे स्वर में बोला, मुझे किसी ने कुछ करने के लिए नहीं कहा, पहले तो तुम्हारे बेटे ने ही मुझे उकसाया था। अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो खुद को दोष दो, क्योंकि तुमने अपने बच्चे को सिर्फ शेख ही बघाड़ने और हर जगह मुसीबत खड़ी करने की शिक्षा दी है। त्यानिक सियोंगली की निगाहें जियान चेन पर टिक गईं और फिर उसने एक बार फिर पूछा, क्या वाकई कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने तुम्हें मेरे बेटे को मारने के लिए कहा हो? तुम्हें किसी का बलि का बकरा बनने से डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने अभी मुझे बता दिया तो मैं तुम्हें तुरंत मौत दे दूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम इस पर विश्वास करना चाहते हो या नहीं। जियान चेन ने जवाब दिया। जियान चेन की बातों में झूठ का कोई संकेत न देखकर त्यानिक सियोंगली को उस पर पूरा विश्वास हो गया। उसने मुंह खोलकर कहा, तो लगता है कि यह मेरी गलती थी, मैंने कांगेर के प्रति बहुत नरमी बरती और इसी वजह से कांगेर की मौत हुई। उसकी आवाज़ में दुख और पछतावा साफ झलक रहा था। इस समय कुछ दूरी पर 10 लोगों का एक समूह तेजी से आ रहा था। त्यानिक सियोंगली के पीछे उस समूह को देखकर जियान चेन का मिजाज बिगड़ने लगा। अगर वह त्यानिक सियोंगली जैसे व्यक्ति से अपना बचाव नहीं कर सका तो 10 और संत मास्टर्स के शामिल होने पर जियान चेन आज यहीं मर जाएगा। अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड को शरीर में वापस समाहित करते हुए जियान चेन ने तुरंत अपने पैरों को जमीन पर पटका, जिससे मिट्टी का एक ढेर उड़ गया। अपने शरीर में मौजूद सेंटफोर्स को हाथों में केंद्रित करते हुए उसने मिट्टी को आगे की ओर फेंका। तुरंत ही मिट्टी का ढेर एक विशाल धूल के बादल में बदल गया, जो त्यानिक सियोंगली की ओर उड़ा और उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया। इस नए अवसर को पाकर जियान चेन ने जरा भी संकोच नहीं किया। जादुई पशु पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ते हुए उसकी आकृति पलक झपकते ही धुंधली हो गई। धूल के बादल के कारण त्यानिक सियोंगली की दृष्टि बुरी तरह प्रभावित हुई और वह अपने आसपास कुछ भी नहीं देख पा रहा था। जियान चेन के अचानक हमले से बचने के लिए वह तुरंत धूल के बादल वाले क्षेत्र से पीछे की ओर कूद गया। हालांकि जैसे ही उसने देखा कि जियान चेन भागने का विकल्प चुन रहा है, वह गुस्से से भड़क उठा, तुम बच नहीं सकते। अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह जियान चेन का पीछा करने लगा। हालांकि इस देरी के कारण जियान चेन ने उसे कुछ 100 मीटर की बढ़त दे दी। इस वर्तमान स्थिति में जियान चेन प्रकाश संशक्ति का उपयोग करके स्वयं को ठीक करने में असमर्थ था। उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी त्यानिक सियोंगली के प्रकोप से बचने के लिए जादुई पशु पर्वत श्रृंखला की ओर पूरी गति से भागने की। वेक सिटी जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला से मात्र 20 किलोमीटर दूर थी। जियान चेन जान जोखिम में डालकर दौड़ रहा था और जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला के काफी करीब पहुंच चुका था। पर्वत के बाहरी इलाके में स्थित जंगल में पहुंचकर वह घने जंगल के एक हिस्से में पहुंचा। त्यानिक सियोंगली, जो अभी भी उसका पीछा कर रहा था, जियान चेन की योजना को समझ चुका था। कुछ हिचकिचाहट के साथ उसने अपने हाथों में चमकती हुई विशाल कुल्हाड़ी निकाली। त्यानिक सियोंगली ने कुल्हाड़ी को अपने सिर के ऊपर उठाया और फिर जोरदार चीख के साथ नीचे की ओर वार किया। फिर 2 मीटर लंबा, पृथ्वी के गुणों से युक्त, संत शक्ति के रंग का अर्धचंद्राकार चंद्रमा जियान चेन की ओर उड़ता हुआ आया। अपने पीछे ऊर्जा के भारी उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए जियान चेन ने इधर उधर देखने की जहमत नहीं उठाई और बचने की कोशिश में एक तरफ दौड़ पड़ा। अर्धचंद्राकार आकार की ऊर्जा की शक्ति जियान चेन की पीठ के पीछे से गुजर गई। इस बार जियान चेन की किस्मत ने उसे एक बार फिर बचा लिया। टकराना। पृथ्वी संत बल एक विशाल चट्टान से टकराया, जिससे जोरदार आवाज हुई और ऊर्जा चारों दिशाओं में बिखर गई। 2 लोगों की ऊंचाई और 3 मीटर चौड़ाई वाली वह चट्टान कई टुकड़ों में टूट गई, जो चारों ओर फैल गए। चट्टान से निकले कई टुकड़े जियान चेन को लगे। जियान चेन ने अपनी ओर आने वाले हर एक पत्थर के टुकड़े से बचने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनकी भारी मात्रा, जो आकाश को ढकने के लिए पर्याप्त थी, के कारण कुछ नुकीले पत्थर पहले ही उसकी सुरक्षा को भेद कर उस तक पहुंच चुके थे। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के कारण जियान चेन की गतिशीलता निश्चित रूप से बाधित हुई। बच्चे, अपनी मृत्यु स्वीकार कर लो। पीछे से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। ये त्यानिक सियोंगली था, जिसने अपनी कुल्हाड़ी ऊपर उठा रखी थी और विशाल संत शक्ति का प्रयोग करने के लिए तैयार था। अध्याय 138, जंगल से मारने का एक मौका। पलक झपकते ही जियान चेन के हाथ में लाइट विंड स्वॉर्ड प्रकट हो गई। अगले ही पल तलवार के चारों ओर अत्यधिक मात्रा में स्वॉर्ड ची प्रवाहित होने लगी, जिससे वह सबको धुंधली सी दिखाई देने लगी। जियान चेन के हाथ से अलग होकर वह चांदी की रोशनी की एक लकीर बन गई और अविश्वसनीय गति से त्यानिक सियोंगली की कुल्हाड़ी की ओर उड़ गई। डिंग। लाइट विंड स्वॉर्ड और कुल्हाड़ी आपस में टकराई, जिससे धातु के धातु से टकराने की आवाज आई। हमले के बाद लाइट विंड स्वॉर्ड पर मौजूद स्वॉर्ड ची और कुल्हाड़ी पर मौजूद अर्थ सेंट फोर्स एक दूसरे पर हर धक्के के साथ मंद पड़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप एक जबरदस्त शॉकवेव उत्पन्न हुई, जो दोनों हथियारों को केंद्र मानकर फैल गई और इतनी जोर से कि जियान चेन पीछे की ओर धकेल दिया गया। लाइट विंड स्वॉर्ड पीछे की ओर जोर से धंस गई और धीरे धीरे रुक गई। जहां वह पहले थी उससे 10 मीटर दूर रुककर वह जोर से कांपने लगी। तभी स्वॉर्ड क्यूई की एक और लहर ने उसे घेर लिया और वह फिर से आगे बढ़ गई। वूश। इस समय लाइट विंड स्वॉर्ड मानो स्वयं की बुद्धि से काम कर रही थी। तेज आवाज के साथ हवा में उड़ते हुए वह बिना किसी देरी के त्यानिक सियोंगली की ओर बढ़ गई। लाइट विंड स्वॉर्ड को अपनी गर्दन पर आते देख त्यानिक सियोंगली ने तुरंत अपनी गर्दन एक तरफ झुका ली। लाइट विंड स्वॉर्ड उसकी गर्दन से बाल बाल बच गई, लेकिन तलवार की ऊर्जा ने उसकी गर्दन पर एक छोटा सा घाव छोड़ दिया।
जियान चेन मन ही मन दुखी हुआ, ये सोचकर कि उसे इतना अच्छा मौका मिला था और त्यानिक सियोंगली ने अप्रत्याशित रूप से उसे गंवा दिया। लेकिन वह निराश नहीं हुआ। अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उसने प्रकाश पवन तलवार को नियंत्रित किया और उसे एक बार फिर त्यानिक सियोंगली की ओर उड़ाने का आदेश दिया। लाइट विंड स्वॉर्ड को हवा में अपने आप उड़ते हुए देखकर त्यानिक सियोंगली इस अकल्पनीय घटना पर सदमे से चीखने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। ये कैसी तरकीब है? एक पवित्र हथियार जिसे कोई नियंत्रित नहीं कर रहा, ये इतनी तेजी से अपने आप कैसे उड़ सकता है? त्यानिक सियोंगली ने आश्चर्य से खुद से सवाल किया। चाहे वह इसे कितना भी देखता, उसे समझ नहीं आ रहा था, ये उसकी समझ से परे था। एक बार फिर जियान चेन के नियंत्रण में लाइट विंड स्वॉर्ड त्यानिक सियोंगली की ओर तेजी से बढ़ी। त्यानिक सियोंगली ने जोर से दहाड़ा, उसके शरीर से पृथ्वी संत शक्ति निकलने लगी और फिर एक कवच की तरह उसके शरीर पर संघनित हो गई। उसने अपने संत हथियार को हवा में उठाया और उसे प्रकाश पवन तलवार की ओर फेंक दिया। जियान चेन की इच्छा से लाइट विंड स्वॉर्ड त्यानिक सियोंगली के हमले से बचने के लिए एक तरफ हट गया। जियान चेन की ताकत त्यानिक सियोंगली से बहुत अलग थी, इसलिए भले ही सोल स्वॉर्ड ने उसकी आक्रमण शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया, फिर भी वह त्यानिक सियोंगली के एक वार को झेलने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसी बीच त्यानिक सियोंगली का पृथ्वी संत हथियार जमीन पर गिर पड़ा। बैंग की आवाज आई और कुल्हाड़ी ने आसपास की सारी मिट्टी को उड़ा दिया, जिससे एक गड्ढा बन गया। लाइट विंड स्वॉर्ड एक चक्कर लगाने के बाद फिर से दिशा बदलकर त्यानिक सियोंगली की ओर झपटी। त्यानिक सियोंगली के प्रतिक्रिया करने से पहले ही तलवार की नुकीली नोक उसके मजबूत शरीर में घुस गई। तलवार की अत्यंत तीव्र ऊर्जा त्यानिक सियोंगली के मजबूत शरीर से टकराए। दोनों शक्तियों के आपस में टकराने से त्यानिक सियोंगली का मजबूत शरीर दबाव सहन नहीं कर सका। लाइट विंड स्वॉर्ड ने उसके कवच में छेद कर दिया और उसके शरीर में घुस गई। हालांकि जैसे ही लाइट विंड स्वॉर्ड उसकी त्वचा में घुसने ही वाली थी, त्यानिक सियोंगली के शरीर के भीतर मौजूद आंतरिक संत शक्ति ने उसे रोक दिया। फिर महान संत गुरु की संत शक्ति ने उसे उसके शरीर से बाहर धकेलना शुरू कर दिया। जियान चेन की भौहें तन गईं जब उसने सोचा कि त्यानिक सियोंगली कितना मुश्किल है। उसे आश्चर्य हुआ कि इतने अच्छे मौके के बावजूद वह उसे मार नहीं पाया। ऐसा लगता है कि आत्मा तलवार की सहायता से भी वह त्यानिक सियोंगली को केवल एक क्षण के लिए ही रोक पाया। अच्छे भाग्य से भी वह उसे गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, और अगर वह उसे मारना चाहता तो स्वर्ग तक पहुंचना ज्यादा आसान होता। आत्मा तलवार उसकी बहुत सारी शक्ति का उपयोग कर रही थी, इसलिए जियान चेन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। मन ही मन सोचते हुए जियान चेन ने तुरंत फैसला कर लिया। पलक झपकते ही लाइट विंड स्वॉर्ड वापस उसके हाथ में आ गई और फिर आंखों से ओझल हो गई। बिना देर किए जियान चेन जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला की ओर दौड़ने लगा। सबसे जरूरी बात यह थी कि उसे भाग जाना था। त्यान सियोंगली की ताकत के कारण खुद का बचाव करना मुश्किल था। अभी उसे मारना नामुमकिन था। बेहतर यही होगा कि उसके और ताकतवर होने का इंतजार किया जाए और फिर आकर इस मामले को सुलझाया जाए। त्यानिक सियोंगली उदास निगाहों से जियान चेन को भागते हुए देख रहा था, जबकि उसके चारों ओर मौजूद पृथ्वी संत शक्ति धीरे धीरे उसके शरीर में समाहित हो रही थी। उसकी पीठ पर एक छोटा सा घाव था, जिससे उसके कपड़ों का एक हिस्सा धीरे धीरे लाल हो रहा था। कुलपति, मेरे नाथ। उसी क्षण त्यानिक सियोंगली के पीछे 10 भाड़े के सैनिक दिखाई दिए और त्यानिक सियोंगली की पीठ पर लगे घाव को देखकर सदमे से घूरने लगे। उसका पीछा करो, उसे भागने नहीं दे सकते। त्यानिक सियोंगली ने भाड़े के सैनिकों को आगे ले जाने से पहले चिल्लाकर कहा। जियान चेन बेतहाशा दौड़ते हुए जंगल के घने हिस्से में प्रवेश कर चुका था। हालांकि उसकी वर्तमान गति पहले की तुलना में काफी धीमी थी। सांस लेना भी उसके लिए एक कठिन काम था और उसका चेहरा तेजी से पीला पड़ रहा था। हर कदम के साथ उसे अपने घावों का दर्द महसूस हो रहा था, जो उसकी नसों को पीड़ा दे रहे थे। उसके पास घावों का इलाज कराने के लिए समय नहीं था, इसलिए वह प्रकाश संत शक्ति का उपयोग करके खुद को ठीक करने के बजाय केवल दौड़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। एक बड़े पेड़ के नीचे रुककर सांस लेते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो त्यानिक सियोंगली उसका पीछा कर रहा था। होश में आकर जियान चेन एक बार फिर जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला की ओर दौड़ने लगा। सड़क पर जियान चेन ने पीछा करने वालों को चकमा देने के लिए पेड़ों और लंबी घास का सहारा लिया था। जंगल में छिपना कहीं ज्यादा आसान था। पेड़ और लंबी घास पीछा करने वालों को आसानी से चकमा दे देते थे। उन दोनों को इस बात का पता नहीं था कि पीछा करने में आधा दिन बीत चुका था, यानी एक बार फिर दोपहर हो चुकी थी। चिलचिलाती धूप बादलों से घिरे आसमान में छिपी हुई थी, जिससे आसपास का इलाका धुंधला और अंधेरा लग रहा था। जब त्यानिक सियोंगली और उसके भाड़े के सैनिकों का समूह जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के माध्यम से जियान चेन के पदचिह्नों का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, तो अंत में वे उसे खो बैठे। त्यानिक सियोंगली ने भयानक भाव से अपने चारों ओर फैली लंबी घास को घूरते हुए कहा, शिंगदाओ, इस वारंट को तुरंत वापस ले लो और पर्वत श्रृंखला की तलाशी के लिए एक दल का इंतजाम करो। जी हाँ, मेरे स्वामी। एक पुरुष ने त्यानिक सियोंगली के हाथ से वारंट लिया और जंगल से गायब हो गया। अध्याय 139, छुपकर हत्या करना। वारंट लेकर आए भाड़े के सैनिक के चले जाने के बाद त्यानिक सियोंगली ने बाकी लोगों को हाथ हिलाकर कहा, आसपास के इलाके की अच्छी तरह से तलाशी लो, कोई सुराग ढूंढो। मैं जानना चाहता हूं कि वह कहां भाग गया है। जियान चेन का पता खो देने के बाद त्यानिक सियोंगली और उसके भाड़े के सैनिकों का समूह केवल उसके द्वारा छोड़े गए सुरागों की तलाश करने की उम्मीद कर सकता था, लेकिन यह एक बेहद कठिन कार्य था। जादुई जीव पर्वत श्रृंखला के घने जंगल में जियान चेन एक बड़े पेड़ के नीचे पीले चेहरे के साथ बैठ गया। वह अपनी हल्की हवा की तलवार का सावधानीपूर्वक उपयोग करते हुए अपने शरीर में फंसे पत्थर के टुकड़ों को निकाल रहा था, जिसके कारण उसके कपड़े पूरी तरह से लाल रंग में रंगने लगे थे। जब भी लाइट विंड स्वॉर्ड की नोक जियान चेन के शरीर में चुभती, दर्द की एक नई लहर दौड़ उठती। लगातार हो रहे इस दर्द ने जियान चेन के धैर्य की परीक्षा ले ली थी और हर पल उसका माथा पसीने से भीगता जा रहा था। जब उसके शरीर से पत्थर का आखिरी टुकड़ा भी निकाल लिया गया तो जियान चेन ने आखिरकार राहत की एक गहरी आह भरी।
ऊर्जाहीन होकर वह पेड़ के चौड़े तने से टिक गया और शांति से गहरी सांसें लेने लगा। कुछ देर आराम करने के बाद जियान चेन ने अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान केंद्रित किया और पाया कि सब कुछ फिर से शांत हो गया था। पालती मारकर बैठे हुए सफ़ेद प्रकाश का एक गोला धीरे धीरे प्रकट हुआ और जियान चेन को अपने घेरे में ले लिया। कुछ क्षणों तक इसने जियान चेन के शरीर को ठीक किया और फिर दूधिया सफ़ेद प्रकाश के गोले में बदल गया। इस समय तक जियान चेन का शरीर पूरी तरह से प्रकाश में डूब चुका था। बाहर से केवल उसके शरीर की धुंधली आकृति ही दिखाई दे रही थी। 1 घंटे तक जियान चेन उस दूधिया सफ़ेद रोशनी में डूबा रहा, फिर वह धीरे धीरे मिटने लगी। कुछ ही देर बाद उसका शरीर उसमें साफ दिखाई देने लगा। इस बार जियान चेन के चेहरे पर पीलापन नहीं था, बल्कि उसकी पहले जैसी स्वस्थ चमक लौट आई थी। उसके शरीर पर मौजूद तरह तरह के घाव अब पूरी तरह गायब हो चुके थे, शरीर पर एक भी निशान नहीं बचा था। हालांकि जियान चेन अभी तक अपनी बेहोशी से नहीं जागा था। वह भागने के दौरान खर्च की गई अपनी खोई हुई संशक्ति को याद करने की कोशिश कर रहा था। उसने काफ़ी शक्ति खर्च की थी और उसके शरीर में मौजूद संशक्ति लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। दरअसल वह न केवल जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में था जहां जादुई जानवर उसे ढूंढ सकते थे, बल्कि त्यानिक्सियोन के आदमी भी उस इलाके की तलाशी ले रहे थे। इसलिए जियान चेन के पास एकमात्र उपाय यही था कि वह अपने शरीर को सर्वोत्तम स्थिति में बनाए रखे ताकि वह किसी भी खतरे का सामना कर सके। समय बीतने का अंदाजा न होते हुए भी जियान चेन का शरीर 6 घंटे तक एक ही स्थिति में बैठा रहा और लगातार अपनी संशक्ति का पुनर्भरण करता रहा। एक पल के लिए भी उसका शरीर हिला नहीं, नहीं उसकी आंखें झपकीं। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई भिक्षु हो जो गहरी ध्यान अवस्था में लीन हो गया हो और अपने आसपास की भौतिक दुनिया से पूरी तरह बेखबर हो गया हो। उसी क्षण एक पेड़ के पीछे से एक पतला अजगर चुपचाप रेंगता हुआ जियान चेन की ओर बढ़ा। पेड़ के चारों ओर कुंडली मारकर वह थोड़ी देर रुका, फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और कुछ ही देर बाद उसने अपने छोटे जबड़े खोलने शुरू कर दिए। जैसे ही सांप उससे 1 फुट से भी कम दूरी पर पहुंचा, पालती मारकर बैठे जियान चेन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी और उसके दाहिने हाथ की हथेली में लाइट विंड स्वॉर्ड प्रकट हुई और उसने अत्यंत तीव्र गति से अजगर पर वार किया। पच! लाइट विंड स्वॉर्ड ने सटीक रूप से हृदय के स्थान पर वार किया। स्वॉर्ड की अत्यधिक तीव्र शक्ति के कारण अजगर का हृदय पल भर में फट गया। अजगर की ओर देखे बिना उसने लाइट विंड स्वॉर्ड को अपने शरीर में वापस समाहित कर लिया और पेड़ के पास बैठ गया। आंखें बंद करके वह अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता रहा। देखने में तो वह किसी भिक्षु की तरह गहरी ध्यान अवस्था में प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तव में वह अपने आसपास के वातावरण पर कड़ी नजर रख रहा था। ऐसे क्षेत्र में जहां जादुई जीव घूमते थे, वह अपनी संत शक्ति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते हुए लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। 4-5 फुट लंबा अजगर पेड़ के तने से नीचे गिर गया क्योंकि अब वह उस पर कुंडली मारकर नहीं रह सकता था। गिरते ही उसने एक गहरी फुफकार निकाली और कुछ पल जमीन पर तड़पने के बाद शांत हो गया। 4 घंटे बाद जियान चेन ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली और पेड़ की शाखा पर खड़ा हो गया। उसने अपने स्पेस बेल्ट से कपड़ों का एक और सेट निकाला और उन्हें पहन लिया। अंधेरा हो जाने पर उसने कुछ देर सोचा और फिर उस जगह से जाने का फैसला किया। जियान चेन ने चारों ओर सावधानीपूर्वक नजर डाली, कहीं त्यानिक्सियोन कबीला आसपास तो नहीं है। इस समय वह अपने घावों से पूरी तरह उबर चुका था और उसकी संत शक्ति भी सर्वोत्तम स्थिति में थी। अब जब वह जटिल भूभाग वाले जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में था, जियान चेन को विश्वास था कि यदि उसका सामना फिर से त्यानिक्सियोन से होता है तो वह आसानी से पीछे हट सकेगा, जैसा कि पहले खुले मैदान में हुई लड़ाई में नहीं हुआ था। तभी पीछे से हल्की सरसराहट की आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही जियान चेन का दिल थम गया। वह झटपट पास के एक पेड़ की शाखा पर चढ़ गया, जो पत्तों की वजह से दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ ही देर बाद सफ़ेद कपड़े पहने पुरुषों का एक समूह धीरे धीरे नजर आने लगा। इस तरह की जीवनशैली बहुत थका देने वाली है। हम में से कुछ लोगों का जादुई राक्षस पर्वत श्रृंखला में जाना सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए जिसकी एक भी तस्वीर न हो। ऐसे में हम कैसे दिखेंगे? सफ़ेद वस्त्र पहने भाड़े के सैनिकों में से एक ने बाकी लोगों से शिकायत की। जी हाँ, हमें तो ये भी नहीं पता कि यह व्यक्ति दिखने में कैसा है। अगर हम उससे मिल भी लें तो उसे पहचान कैसे पाएंगे? दाढ़ी वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। अरे मेरे भाइयों, क्या आप जानते हैं कि कबीले का मुखिया हमसे इस आदमी को इतनी बेसब्री से क्यों ढूंढवाना चाहता था? एक व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा। मैंने सुना है कि त्यानिक्सियोन कांद की हत्या इस आदमी ने की है। त्यानिक्सियोन कांद हमारे त्यानिक्सियोन वंश का इकलौता वारिस है। आप बताएं, अगर आपके बेटे की हत्या कर दी जाए तो क्या आप क्रोधित नहीं होंगे? तो फिर जाहिर सी बात है कि कबीले का मुखिया इस हत्यारे को पकड़ना चाहेगा। मैंने सुना है कि त्यानिक्सियोन कबीले ने अपने 300 सदस्यों को जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में भेज दिया है। उन सभी लोगों में सबसे कमजोर सदस्य महान संत हैं, जबकि लगभग 30 संत स्वामी हैं। जब कबीले का मुखिया इतने सारे लोगों को पर्वत श्रृंखला में भेज रहा है तो क्या आपको लगता है कि हम हत्यारे को पकड़ पाएंगे? आखिर जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला बहुत विशाल है और यह कहना मुश्किल है कि वह आदमी यहाँ से भाग निकला है या नहीं। ये तो पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन खबरों के मुताबिक हत्यारे को कबीले के सरदार ने बुरी तरह घायल कर दिया था। इस विशाल जंगल में अगर वह भागने की कोशिश भी करे तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। डॉट 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 भाड़े के सैनिकों का वह समूह यूं ही बातें करने लगा मानो वे किसी का शिकार करने के बजाय टहल रहे हों। जैसे ही ये भाड़े के सैनिक उस विशाल पेड़ के नीचे से गुजरे, अचानक ऊपर के पत्ते हिलने लगे और एक व्यक्ति अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड लेकर नीचे मौजूद समूह पर वार करने के लिए तेजी से बाहर निकला। पच! जैसे ही इन भाड़े के सैनिकों ने अपना सिर ऊपर उठाया, तलवार पहले ही एक आदमी की बाहों के बीच में घुस चुकी थी। सब लोग सावधान हो जाओ, कोई हमला कर रहा है, किसी ने तुरंत जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, लाइट विंड स्वॉर्ड एक पल के लिए धुंधला हुआ और फिर उसके गले में घुस गया।
अध्याय 140 त्यानिक्सियोन कबीले की वापसी। उस समय तक शेष भाड़े के सैनिकों ने आखिरकार अपने आश्चर्य पर काबू पा लिया और लड़ने के लिए अपने पवित्र हथियार निकाल लिए। तलवार चलाने वाले योद्धा ने हवा में पलटी मारी और आने वाले वारों से बचते हुए बड़ी कुशलता से जमीन पर उतरा। उसकी तलवार से निकलने वाली ऊर्जा धीरे धीरे उसके आसपास के वातावरण में फैल गई। जल्द ही इसने भाड़े के सैनिकों को भी अपने घेरे में ले लिया। जब तक तलवार की ऊर्जा समाप्त हुई, त्यानिक्सियोन कबीले के सभी सदस्य गले में छेद होने के कारण जमीन पर गिर पड़े थे। उनके घावों से खून की एक पतली धार नीचे धरती पर बह रही थी। अपनी तलवार वापस लेते हुए जियानचेन ने शांत भाव से जमीन पर बैठे सदस्यों की ओर देखा और कहा, आपने मुझे काफी उपयोगी जानकारी दी है। 30 संत गुरु और 200 से अधिक महान संत, त्यानिक्सियोन वंश वास्तव में बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। ये सोचकर आश्चर्य नहीं होता कि वे मुझे ढूंढने के लिए जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में इतने सारे लोगों को भेजेंगे, इसीलिए वे वेक सिटी के नंबर 1 वंश हैं। जियानचेन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो मेरे उग्र होने के लिए मुझे दोष मत देना। मैं तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक करूंगा। देखते देखते कई दिन बीत गए और इन दिनों में जियानचेन इधर उधर घूमता रहा और त्यानिक्सियोन कबीले के लोगों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करता रहा। हालांकि जियानचेन आमतौर पर बदला लेने वाला नहीं था, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से भी नहीं था। त्यानिक्सियोन कबीले द्वारा इस हद तक उकसाए और परेशान किए जाने के बाद अगर उसने कोई कदम नहीं उठाया तो वह खुद को जियानचेन नहीं कह पाएगा। जियानचेन द्वारा मारे गए लोगों की संख्या पहले ही लगभग 200 तक पहुंच चुकी थी। इनमें 10 संत मास्टर विशेषज्ञ थे, बाकी सभी महान संत थे। इस विनाशकारी हार से त्यानिक्सियोन वंश के लिए भी उबरना मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी जड़ें जड़ से टूट चुकी थीं। त्यानिक्सियोन कबीले को इस बात की पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसे सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसके विपरीत उन्होंने अपने कबीले के और सदस्यों को लेकर जियानचेन के पदचिह्नों की खोज में जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में भेज दिया था। त्यानिक्सियोन ली अपने मृत पुत्र का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित था, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी भारी कीमत चुकानी पड़े। पिछले कुछ दिनों में घटी घटनाएं वेक सिटी में सभी को ज्ञात थीं। त्यानिक्सियोन वंश 10 वर्षों से अधिक समय से प्रमुख शासक रहा था, इसलिए त्यानिक्सियोन ली की प्रतिष्ठा सर्वविदित थी। वहां के स्थायी निवासी भाड़े के सैनिक और व्यापारी सभी त्यानिक्सियोन ली को और उसकी शक्ति को भलीभांति जानते थे। त्यानिक्सियोन कबीले के उत्तराधिकारी त्यानिक्सियोन कान की हत्या की खबर और त्यानिक्सियोन ली द्वारा खूंखार दिखने वाले भाड़े के सैनिकों के एक समूह को हत्यारे की तलाश में जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में भेजने की खबर ने वेक शहर में भारी हलचल मचा दी थी। भाड़े के सैनिक और व्यापारी सभी चाय और भोजन की थाली के साथ इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि त्यानिक्सियोन कान की हत्या करने की हिम्मत किसने की, ये किसी को नहीं पता था। इस रहस्यमय हत्यारे के बारे में उन्हें केवल इतना ही पता था कि वह बेहद युवा था, बाकी कोई जानकारी अज्ञात थी। वेक सिटी के अन्य कबीले त्यानिक्सियोन कबीले के मामलों पर गुप्त रूप से नजर रख रहे थे। जब उन्हें पता चला कि जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में त्यानिक्सियोन कबीले को कितना नुकसान हुआ है, तो उनमें से प्रत्येक ने अपने अपने कबीले को त्यानिक्सियोन कबीले का अधिग्रहण करने और बाजार में उसके हिस्से को आपस में बांटने की तैयारी शुरू कर दी। त्यानिक्सियोन कबीले का वेक शहर के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण था, जिससे अन्य सभी कबीले बेहद ईर्ष्या करते थे, लेकिन उनमें से कुछ त्यानिक्सियोन कबीले की शक्ति से भयभीत होकर धैर्य बनाए रखे हुए थे। हालांकि अब जब त्यानिक्सियोन कबीले के साथ ऐसी अप्रत्याशित घटना घटी है, तो उनकी शक्ति पहले जैसी नहीं रही। कई कबीले इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे और त्यानिक्सियोन कबीले के लाभ पर अपना अधिकार जमाने के लिए बेताब हो गए। मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में 20-40 वर्ष की आयु के चिंतित भाड़े के सैनिकों का एक समूह एक दूसरे के चारों ओर घेरा बनाकर बैठा था। कुलपति, यहाँ हालात अच्छे नहीं लग रहे। वह बदमाश शैतान की तरह धोखेबाज है और जंगल में शिकार करने का उसे काफी अनुभव है। हम नुकसान में हैं क्योंकि उसे इलाके का पूरा फायदा है और वह कई बार हमारा पीछा छुड़ा चुका है। इतना ही नहीं, वह बदमाश बहुत ताकतवर भी है। कई छोटे समूहों में तो उसे मारने की ताकत ही नहीं थी और आखिरकार वे नष्ट हो गए। यहाँ तक कि अगर उसका प्रतिद्वंदी संत गुरु का विशेषज्ञ भी हो तो भी वह उन पर भारी पड़ रहा है। अब तक हम जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में जितने लोगों को लाए थे, उनकी संख्या आधी रह गई है, लेकिन मुझे डर है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो हमारे बचे हुए लोगों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकेगी। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चिंता से कहा। जी हाँ, कबीले के सरदार, वो बदमाश बहुत चालाक है। अगर हम सब एक साथ हों तो वो घात लगाकर हमला करता है, इस तरह कि हमें उसका चेहरा भी दिखाई नहीं देता और जैसे ही हम अलग होते हैं वो एक एक करके हम पर टूट पड़ता है। इतना ही नहीं, वो इन जंगलों में बंदर की तरह फुर्तीला है, इसलिए हम उसका पीछा नहीं कर पाते। अब हम क्या करें? हमारे समूह में अभी तो सिर्फ मेरे स्वामी ही उस बदमाश का सामना कर सकते हैं। एक और भाड़े के सैनिक ने उतनी ही चिंता से कहा। कुलपति, इस समय हम नुकसान में हैं, बेहतर होगा कि हम फिलहाल पीछे हट जाएं और स्थिति पर विचार करें। एक कमजोर दिखने वाले व्यक्ति ने कहा। कुलपति, जादुई जीव पर्वत श्रृंखलाओं में हमने अपने कई सदस्यों को खो दिया है, इसलिए वेक सिटी में हमारा विकास कार्य फिलहाल रुका रहेगा। हम ऐसा होने नहीं दे सकते। त्यानिक्सियोन ली ने हताशा में अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके चेहरे पर झिझक के भाव दिखाई दिए। उसके दिल में एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। कुछ समय बाद त्यानिक्सियोन ली ने अपने होंठ दबाए और बोला, सभी को पीछे हटने के लिए कहो। जी हाँ, कबीले के मुखिया। यह आदेश सुनते ही हर भाड़े के सैनिक के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए और उनके दिलों ने चैन की सांस ली। पिछले कुछ दिनों से जियानचेन का सामना करने के बाद उनमें से कोई भी अपनी जान गंवाना नहीं चाहता था। सौभाग्य से त्यानिक्सियोन ली उनके साथ था। उनकी नज़रों में उसके बिना जियानचेन का सामना करने से वे बेहद डरे हुए थे। एक व्यक्ति ने बांस की एक पतली सी डंडी पकड़ी और उसमें आग लगा दी। तेज सीटी की आवाज के साथ बांस की डंडी हवा में ऊपर उठी और एक जोरदार धमाके के साथ फट गई, जिससे चारों ओर लाल रंग का धुआं फैल गया।
जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला की गहराई में भाड़े के सैनिकों का एक समूह एक घेरे में बैठा था और मांस के कुछ टुकड़े खा रहा था। इस हत्यारे को कब पकड़ा जाएगा पता नहीं। हमारे त्यानिक्सियोन कबीले को भारी नुकसान हो चुका है, 10 संत गुरु मारे जा चुके हैं। सिर्फ एक महान संत की ताकत होने के बावजूद वह संत गुरुओं को आसानी से मार सकता है। मुझे नहीं पता कि कब तक हम उसके निशाने पर आ जाएंगे। जब तक हमारा उससे सामना नहीं होता तब तक हम ठीक रहेंगे, वरना घर लौटने पर हमारे पास जीने के लिए कुछ नहीं बचेगा। भाड़े के सैनिक आग के चारों ओर बैठे थे और चिंता से भरे हुए आपस में कानाफूसी कर रहे थे। उसी क्षण एक तेज और तीखी आवाज आसमान में गूंज उठी। उसे सुनकर सभी भाड़े के सैनिकों ने पेड़ों की घनी पत्तियों के ऊपर आसमान में चमकते हुए आतिशबाजी जैसे दृश्य को देखा, जिससे कुछ भाड़े के सैनिकों ने राहत की सांस ली। ये हमारे त्यानिक्सियोन कबीले का पीछे हटने का संकेत है, भाड़े के सैनिकों में से एक ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। आखिरकार हम घर लौट सकते हैं। सब लोग यहाँ यूं ही खड़े क्यों हैं? चलो जल्दी घर चलते हैं। क्या तुम लोग यहीं रुकना चाहते थे? वो हत्यारा कभी भी आ सकता है और हमें जानवरों की तरह मार डालेगा। ठीक है, चलो जल्दी चलते हैं। ये वह जगह नहीं है जहाँ हमें रुकना चाहिए। उसके बाद किसी का भी खाना खाने का मन नहीं हुआ और सब तुरंत वहां से चले गए। उनके जाने के कुछ ही देर बाद पेड़ों से एक परछाई नीचे उतरी। उस आकृति ने किसी जादुई जानवर की खाल पहन रखी थी और उसके चेहरे पर दाढ़ी उगने के शुरुआती निशान दिख रहे थे। भाड़े के सैनिकों के समूह को नजर से ओझल होते देख उस आकृति ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, तो तुम पीछे हटना चाहते हो? ठीक है, लेकिन बस इस आखिरी बार मैं आशा करता हूं कि तुम खून की एक आखिरी धारा बहा दोगे। जो भी मुझे जियान चेन को अपमानित करेगा वह इतनी आसानी से बच नहीं पाएगा। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।